नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, इतिहास व्याख्याता। आज हम राजस्थान के इतिहास में सर्वेक्षण में महाराणा कुंभा के विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे। टॉपिक के तहत तीन बिंदु है। एक महाराणा कुंभा, राणा सांगा और महाराणा प्रताप के दिन मेवाड़। उसके तहत आज हम महाराणा कुंभा के विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे, जिसके तहत उद्देश्य, प्रस्तावना, महाराणा कुंभा राजनीतिक उपलब्धियां, कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियां, कुंभा का देहांत, महाराणा के विषय में अध्ययन करेंगे। बाकी अन्य अध्यायों में हम महाराणा सांगा, मालवा संघर्ष के कारण एवं युद्ध, गुजरात संघर्ष के कारण एवं युद्ध, सांगा व इब्राहिम लोदी, बाबर सांगा का संघर्ष जिसमें खानवा का युद्ध, सांगा की मृत्यु, सांगा के पश्चात मेवाड़, फिर वेरी इंपॉर्टेंट है महाराणा प्रताप, मेवाड़ की दशा, हल्दी घाटी युद्ध की तैयारियां, हल्दी घाटी का युद्ध, अकबर के पुनः प्रयास, क्या प्रताप ने अकबर से संधि न कर भूल की, सारांश और आदि के विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे। राजस्थान में मुस्लिम अधिकार को हटाने के प्रयत्न का नेतृत्व मेवाड़ में प्रारंभ किया। गोहिल वंश के हमीर सितोदिया ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। महाराणा दया के काल में मेवाड़ राज्य एक शक्तिशाली राज्य के रूप में पुनः प्रतिष्ठित हुआ। महाराणा ने मालवा एवं गुजरात के सुजानों से कई युद्ध किए। दोनों राज्य मिलकर भी मेवाड़ को क्षति न पहुंचा सके। कुंभा का समय स्थापत्य, साहित्य, संगीत आदि कलाओं में महत्वपूर्ण उपलब्धि का युग था। महाराणा सांगा ने तत्कालीन दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को खातौली के युद्ध में हराया, परंतु मुगल शासक बाबर से खानवा के युद्ध में परास्त हुआ। महाराणा सांगा की पराजय का मुख्य कारण बाबर की सेना के पास तोपखाना होना था। सांगा के बाद उदय सिंह तक का काल मेवाड़ के लिए संकट व चुनौती भरा था। महाराणा प्रताप स्वतंत्रता का पुजारी, स्वाभिमानी था। अकबर की साम्राज्यवादी नीति के विरुद्ध उसने संघर्ष का मार्ग अपनाया। प्रताप ने अकबर द्वारा भेजे गए 4 शिष्टमंडलों के साथ वार्ता में अपनी नैतिकता का परिचय दिया। महाराणा प्रताप ने दिवेर विजय के बाद मेवाड़ में अपनी शासन व्यवस्था स्थापित की तथा लगभग समस्त मेवाड़ को पुनः अपने अधीन कर लिया। कुंभा के काल में प्रारंभ हुआ मेवाड़ उत्कर्ष काल सांगा एवं प्रताप के काल में मुगल प्रसार के विरुद्ध राजपूत प्रतिक्रिया एवं प्रशासनिक संगठन का रह गया था। अब प्रस्तावना। रावल रतन सिंह की चित्तौड़ युद्ध में मृत्यु उपरांत चित्तौड़ पर 1314 ईस्वी तक सुल्तान अलाउद्दीन के शासन में उसका पुत्र खिजर खां प्रांतपति रहा था, किंतु मेवाड़ के सामंतों की विद्रोहात्मक कार्रवाइयों के कारण जालोर के सोनगरा मालदेव को खिजर खां के स्थान पर मेवाड़ का प्रांतपति बनाया गया। उसने 1322 ईस्वी तक, उसके पुत्र जय सिंह ने 1325 ईस्वी तक तथा उसकी मृत्यु उपरांत मालदेव का तीसरा पुत्र रणवीर प्रांतपति रहा था। इसने 1336 ईस्वी तक शासन किया था, किंतु इसी वर्ष मेवाड़ के गोहिल वंश की एक शाखा सिसोदा के हमीर ने चित्तौड़ पर पुनः अधिकार कर मेवाड़ पर सल्तनत के शासन को मिटा दिया था। सिसोदा गांव जिला राजसमंद के सामंत राणा कहलाते थे, अतः अब से रावल की जगह मेवाड़ के शासक का नाम महाराणा हो गया। महाराणा हमीर ने सिंहासन पर बैठने के बाद मेवाड़ का क्षेत्र विस्तार करना प्रारंभ किया। उसने परमारों, राठौड़ों को परास्त किया तथा वनवासी जाति के लोगों के साथ मित्रवत नीति का प्रचलन करते हुए राज्य को स्थायित्व भी प्रदान किया। 1364 ईस्वी में हमीर का पुत्र क्षेत्र सिंह गद्दी पर बैठा, जिसने हाडोती, गुजरात, इडर, मालवा तथा उत्तरी मेवाड़ की उपद्रवी मेयर जाति पर विजय प्राप्त की। 1405 ईस्वी में उसका पुत्र लक्ष्य सिंह लाखा गद्दी पर बैठा। उसने भी अपने पिता की नीति का पालन करते हुए मेवाड़ को शक्तिशाली बनाया। इसके समय में ही मेवाड़ में
जावर की चांदी की खान निकली थी। किसके समय? लाखा के समय। महाराणा लाखा का उत्तराधिकारी अल्पवयस्क महाराणा मोक्कल 1415 ईस्वी के लगभग गद्दी पर बैठा। उसके काल में मंडोर के राठौड़ का प्रभाव मेवाड़ से मेवाड़ में बढ़ने, उसके भाई चुंडा का मालवा चले जाने, मालवा, नागौर व गुजरात के शासकों के आक्रमण आदि की विषम परिस्थिति में मेवाड़ निर्बल हुआ। ऐसे में ही मोक्कल की हत्या ने मेवाड़ के प्रभुत्व एवं प्रभाव पर गहरा आघात किया। परंतु उसके पुत्र कुंभा ने, राणा कुंभा ने परिस्थितियों को संभाल लिया। तब मेवाड़ का वैभव उत्कर्ष की सीमा पर पहुंच गया। महाराणा सांगा ने भी इस संदर्भ में प्रयास अवश्य किया और मेवाड़ की सीमाएं काफी विस्तृत हो गई थी। परंतु सांगा के समय प्रारंभ हुआ मुगल प्रतिरोध प्रताप के समय तक काफी बढ़ गया था। प्रताप अपनी स्वतंत्रता के लिए आजीवन संघर्ष अवश्य रहा, किंतु मेवाड़ गरिमा में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आने दी। नेक्स्ट है महाराणा कुंभा। कुंभा का जन्म 1403 ईस्वी में हुआ था। उसकी माता परमार वंशी राजकुमारी सौभाग्य देवी थी। अपने पिता मोक्कल की हत्या के बाद कुंभा 1433 ईस्वी में मेवाड़ के राज सिंहासन पर बैठा। तब मेवाड़ में प्रतिकूल परिस्थितियां थी, जिनका प्रभाव कुंभा की विदेश नीति पर पड़ना स्वाभाविक था। ऐसे समय में युद्ध की प्रतिदिन प्रतिध्वनि गूंजती दिखाई दे रही थी। उसके पिता के हत्यारे चाचा मेरा, महाराणा खेता की उपपत्नी के पुत्र व उनका समर्थक मेहपा पवार स्वतंत्र थे और विद्रोह का झंडा खड़ा कर चुनौती दे रहे थे। मेवाड़ दरबार भी सिसोदियों व राठौड़ दो गुटों में बटा हुआ था। कुंभा के छोटे भाई खेमा की महत्वाकांक्षा मेवाड़ राज्य प्राप्त करने की थी और इसकी पूर्ति के लिए वे मांडू पहुंचकर वहां के सुल्तान की सहायता प्राप्त करने के प्रयास में लगा हुआ था। उधर फिरोज तुगलक के बाद दिल्ली सल्तनत कमजोर हो गई और 1398 ईस्वी में तैमूरी आक्रमण से केंद्रीय शक्ति पूर्ण रूप से छिन्न-भिन्न हो गई थी। दिल्ली के तख्त पर कमजोर सैयद आसीन थे, जिससे विरोधी तत्व सक्रिय हो गए थे। फलते दूरवर्ती प्रदेश जिनमें जौनपुर, मालवा, गुजरात, ग्वालियर व नागौर आदि स्वतंत्र होकर भक्ति एवं साम्राज्य प्रसार में जुट गए थे। उपयुक्त वातावरण को अनुकूल बनाने के लिए कुंभा ने अपना ध्यान सर्वप्रथम आंतरिक समस्याओं के समाधान की ओर केंद्रित किया। अपने पिता के हत्यारों को सजा देनी चाहिए, जिसमें उसे मारवाड़ के रणमल राठौड़ की तरफ से पूर्ण सहयोग मिला। परिणाम स्वरूप चाचा व मेरा की मृत्यु हो गई। चाचा के लड़के अक्का और मेहपा पवार को मेवाड़ छोड़कर मालवा के सुल्तान के यहाँ शरण लेनी पड़ी। यूं कुंभा ने अपने प्रतिद्वंदियों से मुक्त होकर सीमांत सुरक्षा की ओर ध्यान आकर्षित किया। वे मेवाड़ से अलग हुए क्षेत्रों को पुनः अपने अधीन करना चाहता था, अतः उसने विजय अभियान शुरू किया। नेक्स्ट है राजनीतिक उपलब्धियां। बूंदी विजय। बूंदी के हाड़ा शासकों का मेवाड़ से तनावपूर्ण संबंध हो गया था। उस समय राव वेरी साल वहां का शासक था। उसने मांडलगढ़ दुर्ग सहित ऊपरमाल के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। अतः कुंभा ने 1436 ईस्वी में बूंदी के विरुद्ध सैनिक अभियान प्रारंभ किया। जहाजपुर के पास दोनों ही सेनाओं में गंभीर युद्ध हुआ, जिसमें बूंदी की हार हुई। बूंदी ने मेवाड़ की अधीनता स्वीकार कर ली। मांडलगढ़, बिजोलिया, जहाजपुर व पूर्वी पठारी क्षेत्र भी मेवाड़ राज्य में मिला लिए गए थे। गागरोन विजय। इसी समय कुंभा ने मेवाड़ के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित गागरोन दुर्ग पर आक्रमण कर उसे अपने अधिकार में कर लिया। यानी कि पहले बूंदी विजय, अब गागरोन विजय।
सिरोही विजय। सिरोही के शासक शेषमल ने मेवाड़ राज्य की सीमा के अन्य गांवों पर अधिकार कर लिया था। अतः कुंभा ने डोडिया नरेश नरसिंह के नेतृत्व में वहां सेना भेजी। नरसिंह ने अचानक आक्रमण कर 1437 ईस्वी में आबू तथा सिरोही राज्य के कई हिस्सों को जीत लिया। शेषमल ने आबू को पुनः जीतने के प्रयास में गुजरात के सुल्तान से भी सहायता ली, परंतु असफलता ही हाथ लगी। कुंभा की आबू विजय का बड़ा महत्व है। मारवाड़ के संबंध। मारवाड़ के रणमल का मेवाड़ में प्रभाव बढ़ता जा रहा था। कुंभा ने इसे संतुलित करने के लिए मेवाड़ से गए हुए सामंतों को पुनः मेवाड़ में आश्रय देना प्रारंभ किया। मेपा पवार और चाचा के पुत्र अक्का के अपराधों को भी क्षमा कर अपने यहाँ शरण दी। राघवदेव का बड़ा भाई चुंडा जो मालवा में था वह भी मेवाड़ लौट आया। कुंभा ने धीरे धीरे रणमल के विरुद्ध ऐसा व्यूह रचना तैयार किया कि उसकी हत्या कर दी। रणमल की हत्या के समाचार फैलते ही उसका पुत्र जोधा अन्य राठौड़ों के साथ मारवाड़ की तरफ भागा। तब चुंडा ने भागते हुए राठौड़ों पर आक्रमण किया। मारवाड़ की ख्यात के अनुसार जोधा के साथ 700 सवार थे और मारवाड़ पहुंचने तक केवल 7 ही शेष रहे। मेवाड़ की सेना ने आगे बढ़कर मंडोर पर अधिकार कर लिया, किंतु महाराणा की दादी हंसाबाई के बीच बचाव करने के कारण जोधा इसको पुनः लेने में सफल हुआ। वागड़ विजय। कुंभा ने डूंगरपुर पर भी आक्रमण किया और बिना कठिनाई के सफलता मिली। इसी भांति वागड़ प्रदेश की विजय से जावर मेवाड़ राज्य में मिला लिया गया। मेरो का दमन। मेरो के विद्रोह को दबाने में भी वे सफल रहा। बदनौर के आसपास ही मेरो की बड़ी बस्ती थी। ये लोग सदैव विद्रोह करते रहते थे। कुंभा ने इनके विद्रोह का दमन कर विद्रोही नेताओं को कड़ा दंड दिया। पूर्वी राजस्थान का संघर्ष। ये भाग मुसलमानों की शक्ति का केंद्र बनता जा रहा था। बयाना व मेवात में इनका राज्य बहुत पहले से ही हो चुका था। रणथंभौर की पराजय के बाद चौहानों के हाथ से भी ये क्षेत्र जाता रहा। इस क्षेत्र को प्राप्त करने के लिए कच्छावा और मुस्लिम शासकों के अतिरिक्त मेवाड़ और मालवा के शासक भी प्रयत्नशील थे। फरिश्ता के अनुसार कुंभा ने इस क्षेत्र पर आक्रमण करके रणथंभौर पर अधिकार कर लिया था। साथ ही 400 वगैरह के भाग भी उसने जीत लिए थे। अन्य विजय। कुंभलगढ़ परिस्थिति के अनुसार कुंभा ने कुछ नगरों को जीता था जिनकी भौगोलिक स्थिति और नाम ज्ञात नहीं हो सके हैं। इसका कारण स्थानीय नामों को संस्कृत में रूपांतरित करके इस परिस्थिति में अंकित किया, जैसे नारदीय नगर, वायसपुर आदि। इस भांति कुंभा ने अपनी विजयों से मेवाड़ के लिए एक वैधानिक सीमा निर्धारित की जो मेवाड़ के प्रभुत्व को बढ़ाने में सहायक रही। मालवा गुजरात से संबंध। कुंभा की प्रसारवादी नीति के कारण मालवा गुजरात से संघर्ष अवश्यंभावी था। मालवा के लिए एक शक्तिशाली मेवाड़ सबसे बड़ा खतरा था। मेवाड़ मालवा संघर्ष का मूल कारण दिल्ली सल्तनत की कमजोरी थी। फलते प्रांतीय शक्तियों को अपनी अपनी स्वतंत्र सत्ता का विकास करने की चिंता थी। दूसरा कारण मालवा के उत्तराधिकारी संघर्ष में कुंभा का सक्रिय भाग लेना था। तीसरा कारण मेवाड़ के विद्रोही सामंतों को मालवा में शरण देना था। कुंभा द्वारा इन्हें लौटाने की मांग को सुल्तान ने अस्वीकार कर दिया था, इसलिए दोनों राज्यों के बीच संबंध तनावपूर्ण हो गए थे। दोनों राज्यों के बीच संघर्ष का मुख्य कारण दोनों की विस्तारवादी नीति थी। मेवाड़ मालवा संघर्ष। सारंगपुर का युद्ध 1437 ईस्वी। विद्रोही मेहपा, जिसको मालवा के सुल्तान ने शरण दे रखी थी, कुंभा ने उसे लौटाने की मांग की, किंतु सुल्तान ने मना कर दिया। तब 1437 ईस्वी में कुंभा ने एक विशाल सेना के साथ मालवा पर आक्रमण कर दिया। वे मंदसौर, जावरा आदि स्थानों को जीतता हुआ सारंगपुर पहुंचा, जहां युद्ध में सुल्तान महमूद खिलजी की हार हुई। कुंभा ने महमूद खिलजी को बंदी बनाया और उदारता का परिचय देते हुए उसे मुक्त भी कर दिया। निसंदेह महाराणा की यह नीति उदारता, स्वाभिमानता व दूरदर्शिता का परिचायक है। महाराणा कुंभा सारंगपुर से गागरोन,
मंदसौर आदि स्थानों पर अधिकार करता हुआ मेवाड़ लौट आया। इस युद्ध में मेवाड़ की गिनती एक शक्तिशाली राज्य के रूप में की जाने लगी, परंतु महमूद खिलजी उसका स्थायी रूप से शत्रु हो गया और दोनों राज्यों के बीच में एक संघर्ष की परंपरा चली। हरविलास शारदा का मानना है कि सारंगपुर में हुए अपमान का बदला लेने के लिए उसने मेवाड़ पर 5 बार आक्रमण किए। कुंभलगढ़ एवं चित्तौड़ पर आक्रमण। महमूद की का इस श्रृंखला में प्रथम आक्रमण 1442-43 ईस्वी में हुआ। वास्तव में सुल्तान ने यह समय काफी उपयुक्त चुना, क्योंकि इस समय महाराणा बूंदी की ओर व्यस्त था। कुंभा का विद्रोही भाई खेमकरण मालवा के सुल्तान की शरण में पहले से ही जा चुका था, जिससे सुल्तान को पर्याप्त सहायता मिली। तभी गुजरात के शासक अहमद शाह की मृत्यु हो गई थी। उसका उत्तराधिकारी महमूद शाह काफी निर्बल था, अतएव गुजरात की ओर मालवा से आक्रमण का डर नहीं रहा। महमूद खिलजी ने सारंगपुर की हार का बदला लेने के लिए सबसे पहले 1442 ईस्वी में कुंभलगढ़ पर आक्रमण किया। मेवाड़ के सेनापति दीप सिंह को मारकर बाण माता के मंदिर को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। इतने पर भी जब ये दुर्ग जीता नहीं जा सका, तो शत्रु सेना ने चित्तौड़ को जीतना चाहा, परंतु चित्तौड़ विजय की उसकी ये योजना सफल नहीं हो सकी और महाराणा ने उसे पराजित कर मांडू भगा दिया। गागरोन विजय 1443 से 1444 ईस्वी। मालवा के सुजान ने कुंभा की शक्ति को तोड़ना कठिन समझकर मेवाड़ पर आक्रमण करने के बजाय सीमावर्ती दुर्गों पर अधिकार करने की चेष्टा की, अतः उसने नवंबर 1443 ईस्वी में गागरोन पर आक्रमण किया। गागरोन खिची चौहानों के अधिकार में था। मालवा और हाडोती के बीच होने से मेवाड़ और मालवा के लिए इस दुर्ग का बड़ा महत्व था। अतएव खिलजी ने आगे बढ़ते हुए 1444 ईस्वी में इस दुर्ग को घेर लिया और 7 दिन के संघर्ष के बाद सेनापति दाहिर की मृत्यु हो जाने से राजपूतों का मनोबल गिर गया और गागरोन पर खिलजी का अधिकार हो गया। डॉक्टर यूएन डे का मानना है कि इसका मालवा के हाथ में चले जाना मेवाड़ की सुरक्षा को खतरा था। मांडलगढ़ पर आक्रमण। 1414 ईस्वी में महमूद खिलजी ने गागरोन पर अधिकार कर लिया। गागरोन की सहायता ने उसको मांडलगुट पर आक्रमण करने के लिए प्रोत्साहित किया। कुंभा ने इसकी रक्षा का पूर्ण प्रबंध कर रखा था और 3 दिन के कड़े संघर्ष के बाद खिलजी को करारी हार का सामना करना पड़ा। मांडलगढ़ का दूसरा घेरा। 11 अक्टूबर 1446 ईस्वी को महमूद खिलजी मांडलगढ़ अभियान के लिए रवाना हुआ, किंतु इस बार भी उससे कोई सफलता नहीं मिली और अगले 6-7 वर्षों तक मेवाड़ पर आक्रमण करने का साहस नहीं कर सका। अजमेर मांडलगढ़ का अभियान। पहले की हार का बदला लेने के लिए अगले ही वर्ष 1455 ईस्वी में सुल्तान ने कुंभा के विरुद्ध अभियान किया। मंदसौर पहुंचने पर उसने अपने पुत्र गयासुद्दीन को रणथंभौर की ओर भेजा और स्वयं सुल्तान ने जाइन का दुर्ग जीत लिया। इस विजय के बाद सुल्तान अजमेर की ओर रवाना हुआ। अजमेर तब कुंभा के पास में था और उसके प्रतिनिधि के रूप में राजा गजधर सिंह वहां की प्रशासनिक व्यवस्था को देख रहा था। सुल्तान को इस बार भी पराजित होकर मांडू लौटना पड़ा था। 1457 ईस्वी में मांडलगढ़ लेने के लिए फिर इधर आया। अक्टूबर 1457 ईस्वी में उसका मांडलगढ़ पर अधिकार हो गया, कारण कि तब कुंभा गुजरात से युद्ध करने में व्यस्त था, किंतु शीघ्र ही उसने मांडलगढ़ को पुनः हस्तगत कर लिया। कुंभलगढ़ का आक्रमण 1459 ईस्वी। मालवा के सुल्तान ने 1459 ईस्वी में कुंभलगढ़ पर फिर आक्रमण किया। इस युद्ध में महमूद को गुजरात के सुल्तान ने भी सहायता दी थी, किंतु सफलता नहीं मिली। जावर आक्रमण 1467 ईस्वी में एक बार और सुल्तान मालवा जावर तक पहुंचा, परंतु इस बार भी कुंभा ने उसको यहां से जाने के लिए बाध्य कर दिया। वास्तव में 1459 ईस्वी के पश्चात ही सुल्तान का मेवाड़ में दबाव कम हो गया, इसलिए 1467 ईस्वी में वे जावर तक पहुंचा, तब उसको आसानी से खदेड़ दिया। मेवाड़ गुजरात समन्वय 1455 ईस्वी से 1460 ईस्वी। कुंभा का गुजरात से भी संघर्ष होता है। नागौर प्रसन्न ने दोनों को आमने सामने ला खड़ा कर दिया। नागौर के तत्कालीन शासक फिरोज खां की मृत्यु होने पर और उनके छोटे भाई मुजाहिद खां द्वारा नागौर पर अधिकार करने हेतु बड़े लड़के शम्स खां ने नागौर प्राप्त करने में
कुंभा की सहायता मांगी। कुंभा को इससे अच्छा अवसर क्या मिलता। वे एक बड़ी सेना लेकर नागौर पहुंचा। मुजाहिद को वहां से हटाकर महाराणा ने शम्स खां को गद्दी पर बिठाया, परंतु गद्दी पर बैठते ही शम्स खां अपने सारे वायदे भूल गया और उसने संधि की शर्तों का उल्लंघन प्रारंभ कर दिया। स्थिति की गंभीरता को समझकर कुंभा ने शम्स खां को नागौर से निकालकर उसे अपने अधिकार में कर लिया। शम्स खां भागकर गुजरात पहुंचा और अपनी लड़की की शादी सुल्तान से कर गुजरात से सैनिक सहायता प्राप्त कर महाराणा की सेना के साथ युद्ध करने को बढ़ा, परंतु विजय का सेहरा मेवाड़ के सिर बंधा। मेवाड़ गुजरात संघर्ष का तात्कालिक कारण था। 1455 से 1460 ईस्वी के बीच मेवाड़ गुजरात संघर्षों के दौरान निम्नलिखित युद्ध हुए। पहला है नागौर का युद्ध। 1456 ईस्वी नागौर के पहले युद्ध में शम्स खां की सहायता के लिए भेजे गए गुजरात के सेनापति राय रामचंद्र व मलिक गदई महाराणा कुंभा से हार गए। अतएव इस हार का बदला लेने तथा शम्स खां को नागौर की गद्दी पर बिठाने के लिए 1456 ईस्वी में गुजरात का सुल्तान कुतुबुद्दीन से सैन्य मेवाड़ पर बढ़ आया। तब सिरोही को जीतकर कुंभलगढ़ का घेरा डाल दिया, किंतु इसमें उसे असफल होकर लौटना पड़ा। प्रथम युद्ध में नागौर पर राणा की जीत हुई और उसने नागौर के किले को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। सलाम सुल्तान कुतुबुद्दीन का आक्रमण। सिरोही के देवड़ा राजा ने सुल्तान कुतुबुद्दीन से प्रार्थना की कि वह आबू जीतकर सिरोही उसे दे दे। सुल्तान ने इसे स्वीकार कर लिया। आबू को कुंभा ने देवड़ा से जीता था। सुल्तान ने अपने सेनापति इमाद मुल्क को आबू पर आक्रमण करके भेजा, किंतु उसकी पराजय हुई। इसके बाद सुजान ने कुंभलगढ़ पर चढ़ाई कर 3 दिन तक युद्ध किए। बेले ने इस युद्ध में कुंभा की पराजय बताई है, किंतु गौरी शंकर हीराचंद ओझा हरविलास सारधा ने इस कथन को असत्य बताते हुए कुंभा की जीत ही मानी है। उनका मानना है कि यदि सुल्तान जीत कर लौटता तो पुनः मालवा के साथ मिलकर मेवाड़ पर आक्रमण नहीं करता। सुल्तान का दूसरा प्रयास भी असफल रहा। तीसरा मालवा गुजरात का संयुक्त अभियान 1457। गुजरात एवं मालवा के सुल्तानों ने चांपानेर स्थान पर समझौता किया। इतिहास में यह चांपानेर की संधि के नाम से जाना जाता है। इसके अनुसार दोनों की सम्मिलित सेनाएं मेवाड़ पर आक्रमण करेगी तथा विजय के बाद मेवाड़ का दक्षिण भाग गुजरात में तथा शेष भाग मालवा में मिला लिया जाएगा। कुतुबुद्दीन आबू को विजय करता हुआ आगे बढ़ा और मालवा का सुल्तान दूसरी ओर बढ़ा। कुंभा ने दोनों की संयुक्त सेना का साहस के साथ सामना किया और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति व रसिक प्रिया के अनुसार कुंभे विजय रहा। नागौर विजय 1458। कुंभा ने 1458 ईस्वी में नागौर पर आक्रमण किया, जिसका कारण सामलदास के अनुसार नागौर का हाकिम शम्स खां और मुसलमानों द्वारा गोवध बहुत होने लगा था। मालवा के सुल्तान ने मेवाड़ आक्रमण के समय शम्स खां ने उसकी महाराणा के विरुद्ध सहायता की थी। शम्स खां ने किले की मरम्मत शुरू कर दी, अतः महाराणा ने नागौर पर आक्रमण कर उसे जीत लिया। कुंभलगढ़ अभियान 1458 ईस्वी। कुतुबुद्दीन का 1458 में कुंभलगढ़ पर अंतिम आक्रमण हुआ, जिसमें उसे कुंभा से पराजित होकर लौटना पड़ा। तभी 25 मई 1458 ईस्वी में उसका देहांत हो गया। महमूद बेगड़ा का आक्रमण 1459 ईस्वी। कुतुबुद्दीन के बाद महमूद बेगड़ा गुजरात का सुल्तान बना। उसने 1459 ईस्वी में जूनागढ़ पर आक्रमण किया। वहां का शासक कुंभा का दामाद था, अतः महाराणा उसकी सहायतार्थ जूनागढ़ गया और सुल्तान को पराजित कर भगा दिया। इस प्रकार कुंभा ने अपनी सैनिक शक्ति द्वारा संपूर्ण राजपूताने पर अपना अधिकार स्थापित नहीं किया, बल्कि मेवाड़ की राज्य सीमा का विस्तार कर अपनी कीर्ति में 4 चांद लगाए, जिसका प्रमाण चित्तौड़ की धरती पर खड़ा कीर्ति स्तंभ है। कुंभा ने अपने चातुर्य और कूटनीति से मेवाड़ में आंतरिक शांति व समृद्धि की स्थापना की ही नहीं की, अपितु मेवाड़ की बाह्य शत्रुओं से रक्षा भी की। अब एक नेक्स्ट कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियां। महाराणा कुंभा के व्यक्तित्व में कटार, कलम और कला की त्रिवेणी का अद्भुत समन्वय था। सांस्कृतिक दृष्टि से यह काल मेवाड़ के इतिहास का स्वर्ण युग था। निसंदेह कुंभा का इतिहास में विजेता के रूप में जो स्थान सुरक्षित है, उससे भी महत्वपूर्ण स्थान उसका स्थापत्य और विद्या उन्नति के संबंध में है।
सांस्कृतिक क्षेत्र में भी वास्तुकला सर्वाधिक है। वास्तुकला, कुंभा वास्तु या स्थापत्य कला का मर्मज्ञ था। उसकी स्थापत्य कला को निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है: मंदिर, दुर्ग एवं भवन। मेवाड़ में मंदिर निर्माण की परंपरा बहुत प्राचीन व गौरवपूर्ण रही है, जिसको महाराणा कुंभा ने एक नई दिशा दी है। उसके निर्माण कार्य के 3 प्रमुख केंद्र थे: कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़ और अचलगढ़। कुंभाकालीन मंदिरों का निर्माण नागर शैली के शिखरों से अलंकृत तथा ऊंची प्रसाद पीठ पर अवस्थित है। इनमें प्राय भूरे रंग का बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है। उनमें सारे गर्भगृह, अर्धमंडप, सभा मंडप, प्रदक्षिणा पथ एवं आमलक युक्त शिखर पाए जाते हैं। चित्तौड़ दुर्ग स्थित कुंभ स्वामी का मंदिर इनमें सबसे पुराना 1445-46 ईस्वी के लगभग एवं मध्यकालीन स्थापत्य का उत्कर्ष उदाहरण है। कुंभा ने अचलगढ़ के समवेत कुंभा स्वामी का मंदिर भी बनवाया, जिसमें विष्णु के 24 अवतारों की प्रतिमाएं लगी है। आबू में भी कई मंदिर कुंभाकालीन है। उदयपुर के निकट एकलिंग जी के मंदिर में कुंभ मंडप का निर्माण करवाया। ये मंदिर भी तत्कालीन स्थापत्य मूर्तिकला का अद्भुत नमूना है। कुंभ बहुत ही सहिष्णु था, अतएव विभिन्न धर्मावलंबियों ने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया, जिसमें रणकपुर का जैन मंदिर सर्वाधिक प्रसिद्ध है। इसका निर्माता तो धरणाशाह पोरवाल था। उत्तरी भारत में ऐसे स्तंभों वाला विशाल मंदिर अन्यत्र कहीं नहीं है। रणकपुर मंदिर की कला वास्तव में कुंभा के समय के स्थापत्य की महानता को प्रदर्शित करती है। इस काल के बने जैन मंदिरों में अजारी, पिंडवाड़ा, नागदा आदि के मंदिर सुप्रसिद्ध है। नए मंदिरों के निर्माण के साथ साथ पुराने मंदिरों का भी जीर्णोद्धार किया गया। दुर्ग, मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्ग अकेले कुंभा ने बनवाए थे। इस निर्माण में सामरिक महत्व का सर्वाधिक ध्यान रखा गया था। अपने राज्य की पश्चिमी सीमा और सिरोही के बीच तंग रास्तों को सुरक्षित रखने के लिए नाकाबंदी की और सिरोही के निकट बसंती का दुर्ग बनवाया। मेरों के प्रभाव को रोकने के लिए मचान के दुर्ग का निर्माण कराया, तो भीलों की शक्ति पर नियंत्रण हेतु भूमट का दुर्ग बनवाया। आबू में अचलगढ़ का दुर्ग और अरावली के पश्चिमी शाखा के एक घेरे में सादड़ी, मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर कुंभलगढ़ नामक दुर्ग बनवाया। महाराणा ने चित्तौड़ दुर्ग को भी पुनर्निर्मित कराया। इस दुर्ग को 7 द्वारों से सुरक्षित कर कई बुर्जों का निर्माण करवाया। उसने वही सुप्रसिद्ध कीर्ति स्तंभ भी बनवाया। इसका वर्णन इकाई 13 में किया गया। आश्चर्य है कि भवन निर्माण करने वाला कुंभा स्वयं के निवास स्थान साधारण वे सात्विक थे। कुंभा द्वारा अन्य निर्माणों में तालाब, जलाशय भी थे। उसने बसंतपुर को पुनः बसाया और वहां 7 सुंदर जलाशय बनवाए। मूर्तिकला, कुंभा के समय मूर्तिकला उन्नत अवस्था में थी। चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित कीर्ति स्तंभ तो भारतीय मूर्तिकला का शब्दकोश है। उसे हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर भी कहते हैं। कला की दृष्टि से कर्नल टाड ने इसे कुतुब मीनार से भी श्रेष्ठ माना है। फर्ग्यूसन ने भी कीर्ति स्तंभ को रोम के टार्जन के समान स्वीकार किया है, किंतु वे इसकी कला को टार्जन से भी अधिक उन्नत बताता है। कुंभ स्वामी के मंदिर की मूर्तियों का दक्षिण भी उच्च कोटि का है। एकलिंग जी के मंदिर में निर्मित कुंभ मंडप की बाह्य भित्ति की 3 रतिकाओं में नरसिंह, वर्रा और विष्णु भाव की प्रतीक 3 मूर्तियां हैं। नरसिंह, वर्रा और विष्णु भाव की। उदयपुर संग्रहालय में सुरक्षित 20 हाथों वाली प्रतिमा भी कुंभा काल की ही मानी जाती है। साहित्य अनुरागी, कुंभा स्वयं विद्वान था और कई विद्वानों एवं साहित्यकारों का आश्रयदाता था। वेद, स्मृति, मीमांसा का उसे अच्छा ज्ञान था। उसने कई ग्रंथों की रचना की, जिसमें संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूद प्रबंध प्रमुख है। कुंभा ने जयदेव के गीत गोविंद की रसिक प्रिया टीका और संगीत रत्नाकर की टीका लिखी तथा चंडी शतक की व्याख्या की। वे 4 नाटकों का रचयिता भी था, जिसमें उसने मेवाड़ी, कर्नाटकी और मराठी भाषाओं का प्रयोग किया था। उसे वाद्य यंत्रों का भी अच्छी जानकारी थी। कुंभा वेद, शास्त्र, उपनिषद, मीमांसा, स्मृति, राजनीति, गणित, न्यायकरण व तर्कशास्त्र का अच्छा ज्ञाता व विद्वान था। कुंभा के दरबार में विद्वानों में सबसे प्रमुख अत्रि था। वे एक विद्वान परिवार से आया हुआ था। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लेखन इसी के पुत्र मेष ने पूरा किया था। सूत्रधार मंडन, कवि कान्हे व्यास, सकल कीर्ति आदि विद्वान साहित्यकार थे।
जैन साहित्य के विद्वानों में सोम सुंदर, मुनि सुंदर, जयचंद्र सूरी, सुंदर सूरी, सोमदेव आदि के नाम गिनाए जा सकते हैं। जैन श्रेष्ठियों ने विद्वानों को पर्याप्त आर्थिक सहायता दी। श्रेष्ठियों ने अपने पुस्तक भंडार भी बनवाए। इन गतिविधियों से स्थानीय भाषा का पर्याप्त विकास हुआ। वास्तव में कुंभा विद्वान, प्रतिभा संपन्न साहित्यकार तथा कलाकारों व विद्वानों का आश्रय दाता था। संगीत एवं चित्रकला। कुंभा स्वयं महान संगीतज्ञ था। उसने संगीत पर 3 ग्रंथ भी लिखे हैं। संगीतज्ञों की परिश्रम मिला हुआ था। सोम सौभाग्य काव्य से ज्ञात होता है कि संगीत का प्रचलन जनमानस में भी था। रणकपुर की मूर्तियों के अंकन में संगीत मंडलियों की जानकारी मिलती है। चित्तौड़, देलकड़ा, एकलिंगजी आदि स्थानों पर अंकित प्रतिमाओं से वादक मंडलियों एवं विविध वाद्यों यंत्रों का बोध होता है। रणकपुर, चित्तौड़ के मंदिरों एवं कीर्ति स्तंभ की नृत्य मुद्राओं की मूर्तियों से स्पष्ट है कि तब समाज में नृत्य कला का प्रचलन भी था। चित्रकला की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण युग था। सुपासनः चरित्रम चित्रित ग्रंथ महाराणा कुंभा के काल की देन है। इसमें स्वर्ण शाही का प्रयोग खूब किया गया। श्रेष्ठियों के रहने के घर भित्ति चित्रों से अलंकृत है। कुंभा के राजप्रासादों में भी झारनी रेखाएं देखने को मिलती है। नाट्य कलाओं को भित्ति चित्रों से अलंकृत किया जाता था। सांस्कृतिक क्षेत्र में मेवाड़ को कुंभा की अद्वितीय देन है। निस्संदेह कुंभा के शासनकाल में मेवाड़ ने चौमुखी प्रगति की। कुंभा का देहांत। ऐसे वीर प्रतापी विद्वान महाराणा का अंत बहुत दुखद हुआ। उसके पुत्र उद्दा या उदय सिंह ने उसकी हत्या 1468 ईस्वी में कर दी और स्वयं गद्दी पर बैठा। कुंभा की मृत्यु के साथ ही संपूर्ण कला, साहित्य, शौर्य आदि की परंपरा की गति में अवरोध आ गया। फिर भी उसने अपनी युद्ध नीति, कूटनीति एवं दूरदर्शिता से मेवाड़ का महाराज्य बना दिया था। कुंभा के व्यक्तित्व की सबसे बड़ी बात विजय नीति तथा कूटनीति है। धार्मिक क्षेत्र में भी वे समय से आगे था। इधर अपने पति के हत्यारे उद्दा को शासक रूप में स्वीकार करने को कोई तैयार नहीं था। मेवाड़ में उद्दा और उसके भाइयों के बीच रक्तपूर्ण उत्तराधिकार संघर्ष प्रारंभ हुआ, जिसमें अंततः उसका भाई रायमल गद्दी पर प्राप्त करने में सफल हुआ। उसने मेवाड़ की स्थिति को दृढ़ करना प्रारंभ किया, किंतु इस बीच उसके पुत्रों में संघर्ष हो जाने और 2 पुत्रों की मृत्यु तथा सांगा के मेवाड़ छोड़ चले जाने से उनका जीवन दुख में हो गया। परंतु उसकी मृत्यु के पूर्व सांगा मेवाड़ में आ गया था। अतः रायमल ने उसको अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, जो उसकी रायमल की मृत्यु के बाद मेवाड़ की गद्दी पर बैठा। इस प्रकार हमने राजस्थान के इतिहास के सर्वेक्षण में कुंभा के विषय में विस्तार से अध्ययन किया। निश्चय ही ये एग्जाम की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।